जो हम कल कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2 गिवन दैट एट एनी पॉइंट x, y ऑन द कर्व प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट and y coordinate of the point is equal to the x coordinate of the point। कोई कर्व है, आराम से समझ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सरसाइज 9.3 या 9.4 आपकी बुक के हिसाब से। कोई कर्व है, पहला तो उसके ऊपर एक पॉइंट दे दिया, वो सबसे लास्ट में यूज होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने में। अभी उसने ये बोला है उस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट अगर जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो उस पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट और y कोऑर्डिनेट का प्रोडक्ट करने से जो आंसर आएगा वो x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूं। देखो, अगर मैं कंसिडर कर लूं कि ये आपकी x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये मान लो कोई भी कर्व है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसको हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई है। अब इस पे एक टेंजेंट बनेगी। टेंजेंट का मतलब क्या है, ये जो कर्व है इसके इस पॉइंट पे कट करके एक लाइन जाएगी, ऐसे बनेगी। देखो, ये वो टेंजेंट है। इस पॉइंट पे चुपचाप टच किया, अब सिर्फ इस पॉइंट पे, और आगे और पीछे दोनों तरफ एक्सटेंड होकर निकल गई। इस कर्व के लिए हर पॉइंट पे लगभग टेंजेंट मिलेगी। कुछ कर्व्स ऐसे होते हैं जहां टेंजेंट्स नहीं मिल पाती, किसी पॉइंट्स पे टेंजेंट नहीं मिलती। अभी के लिए तुम यहां ये समझो, ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स, बताओ क्या है कोऑर्डिनेट्स, x, y। इस पॉइंट के ऊपर मैंने ये जो लाइन बनाई है ना, ये टेंजेंट है। अब ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, क्लास 11th में हमने लाइन के स्लोप पढ़े थे, हर लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। ऐसे ये टेंजेंट है, इसका भी स्लोप होगा। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, छोटी सी बात बताऊंगा। ये क्योंकि एक कर्व है तो इसकी कोई इक्वेशन होगी, y इज इक्वल टू समथिंग, यस और नो, होगी। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा। कर्व की जो इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन है, उसमें y और x दोनों आएंगे। मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx आएगा, dy बाई dx आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने एक कर्व बोला x³ प्लस 2x, इसका डेरिवेटिव बताओ y डैश 3x स्क्वायर प्लस 2 या dy बाई dx। इसके अंदर ना x की वैल्यू 1 डालना इसमें, x की वैल्यू 1। बताओ dy बाई dx क्या आ रहा है, dy बाई dx आ रहा है 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 मतलब 5। तो ये dy बाई dx पता है क्या है, उस कर्व की इक्वेशन में जहां x 1 होगा। किस कर्व की, ये कोई कर्व है। जब मैं इस कर्व को ग्राफ पे बनाऊंगा तो कभी ना कभी इनपुट x इक्वल्स टू 1 होगा। जहां पे इनपुट 1 होगा वहां मैं टेंजेंट बनाऊंगा। अभी इसका एग्जांपल देता हूं, वहां मैं टेंजेंट बनाऊंगा। उस टेंजेंट का जो स्लोप आएगा ना, वो ये होगा 5। मतलब ये मान लो ये कोई कर्व है, ठीक है, ऐसे करके कुछ भी बनाते हैं। ये है x की वैल्यू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग इस कर्व के ऊपर ये पॉइंट है। एक काम करते हैं, हम इस पे टेंजेंट बनाते हैं। तो इस पॉइंट पे ऐसे करके टेंजेंट बनेगी। ये जो टेंजेंट है, एक लाइन है, किस पे बन रही है टेंजेंट, किस पॉइंट पे टच कर रही है, जहां पे x क्या है 1। इस पॉइंट का जो भी y कोऑर्डिनेट हो, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 ही होगा, y कोऑर्डिनेट की बात नहीं करेंगे, x कोऑर्डिनेट यहां 1 होगा। जब मैंने टेंजेंट बनाई तो जो उसका स्लोप होगा ना, हर लाइन का स्लोप होता है। कहोगे तो मैं 11th क्लास पूरी रिपीट कराने के लिए तैयार हूं, 10 मिनट लगेंगे, लेकिन इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं। सिर्फ इतना समझो, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है बस। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होता है, dy बाई dx। ये इक्वेशन किसकी है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, बस मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने मान लिया ये x³ प्लस 2x का कर्व है, इस इक्वेशन का ये कर्व है, इस कर्व की ये इक्वेशन है।
मैंने इसको डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाला, उसमें x की वैल्यू 1 डाली, आंसर आया 5। इसका मतलब ये है 1 पे बनने वाली क्या वैल्यू डाली है मैंने, x की 1 ना, 1 क्या है फिर इनपुट, मतलब 1 पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप 5 है। 1 पे बनने वाली टेंजेंट का स्लोप क्या है 5। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन, इस लाइन का स्लोप 5 है। स्लोप क्या होता है, हर लाइन के साथ एसोसिएटेड एक नंबर होता है। अगर वो लाइन इधर भाग रही है इस डायरेक्शन में, जैसे कि ये लाइन है, तो स्लोप पॉजिटिव आता है। अगर कोई लाइन इधर भाग रही है तो स्लोप नेगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक ऐसा कर्व बनाऊं और मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालू, सुनना ध्यान से, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी ऐसे, लेफ्ट भाग रही है ना, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये टेंजेंट लेफ्ट भाग रही है, इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा। इस टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, बस इतना समझो। इसका मतलब इस पॉइंट पे मान लो ये नंबर 1 है, जो भी इसकी इक्वेशन होगी, इस कर्व की जो भी इक्वेशन होगी, उसमें से डेरिवेटिव निकालो dy बाई dx। क्या निकालो, बोलो क्या निकालो, उसमें x की वैल्यू 1 डालो, डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आएगा। डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा, ये कॉन्सेप्ट है जो आपका चैप्टर नंबर 6 में एओडी में था, पूरी एक एक्सरसाइज थी टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर। अगर वो होती तो तुम इतने कंफ्यूज्ड फेसेस लेके ना बैठे होते मेरे सामने, उसमें डिटेल में पढ़ाता मैं सब कुछ। अभी के लिए क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और 1-2 क्वेश्चंस में यूज होना है, तो रट लो इस बात को, जहां पे दिखे स्लोप ऑफ टेंजेंट उसको रिप्लेस कर दो dy बाई dx के साथ। बस किसी भी पॉइंट पे कर्व के हम जहां टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो dy बाई dx के इक्वल होता है। अब इस चीज को समझ के इस क्वेश्चन को दोबारा रीड करो। एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लो जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, तो जो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा उसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ, स्लोप ऑफ टेंजेंट के साथ। मतलब dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये होगा आपका dy बाई dx अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उस पॉइंट का जो भी पॉइंट है x, y, जो भी पॉइंट है x, y, उसके y कोऑर्डिनेट को आप dy बाई dx से मल्टीप्लाई करो, मतलब y और dy बाई dx का प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट के इक्वल। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव क्या होगा, इवेंचुअली तो एक नंबर ही होगा। कोई भी फंक्शन y है x की फॉर्म में, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x की टर्म्स में कुछ आएगा। अरे यार हद ही हो गई भाई तुम्हारी। अभी इस क्वेश्चन में जब मैंने डिफरेंशिएट किया था dy बाई dx, x की टर्म्स में क्या आया था, फिर जब इसमें तुमने x की कोई वैल्यू डाली थी, इवेंचुअली 5 निकला था ना 1 डालने पे, मतलब नंबर ही तो मिलेगा। तो dy बाई dx क्या होगा, कोई नंबर होगा अल्टीमेटली। x और y क्या है, कोऑर्डिनेट्स, वो भी नंबर्स होंगे। डेरिवेटिव dy बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट को y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, x कोऑर्डिनेट के इक्वल आंसर आएगा। हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, कैसे निकलेगी इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। करो फाइंड आउट। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, y dy x dx इंटीग्रेट कर दिया, y स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ये इक्वेशन ऑफ कर्व आ गई, मतलब उस कर्व के ऊपर बैठे हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये एक इक्वेशन है, कितनी इक्वेशंस है, कितनी इक्वेशंस हैं, कितनी इक्वेशन है ये, इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस हैं। हमें तो एक निकालनी है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिवन इनिशियल कंडीशंस को पुट करेंगे। क्या दे रखी है x की वैल्यू, पॉइंट क्या है कर्व के ऊपर 0, माइनस उसका सॉल्यूशन होगा, तो पुट x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू -2। c क्या आ गया, 2 ही तो आएगा, C2 आ गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ कर्व इज y स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस, अगर और सॉल्व करना चाहते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। स्लोप ऑफ लाइन ये होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन x एक्सिस को यहां कट कर रही है, तो x एक्सिस के इसने 2 पार्ट्स कर दिए, एक राइट वाला एक लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले को छोड़ दे, राइट वाले पे
ये जो राइट वाला पार्ट है यहां से शुरू कर, कौन सी डायरेक्शन है ये, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, कौन सी घड़ी ऐसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। ये एंगल मेजर कर, इस एंगल को बोलते हैं थीटा। थीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ये एक एंगल आ गया, ये लाइन राइट भाग रही है लेफ्ट भाग रही है, राइट भाग रही है। थीटा तेरे को यहां 90 से ज्यादा दिख रहा है, कम दिख रहा है, कम है, थीटा 90 से कम है। जो भी थीटा मान ले 60 डिग्री है, इसका ना टेंजेंट कर दे, tan थीटा, वो इस लाइन का स्लोप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, फटाफट ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट एनी पॉइंट x, y ऑफ अ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve given that it passes through -2, 1. ध्यान से समझ लो एक बार क्वेश्चन को, दोबारा पढ़ लो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं है क्या। दो बार पढ़ लो पहले। क्वेश्चन में कह रहा है कोई कर्व है, क्या है, कोई जिसके ऊपर एक पॉइंट है XY, क्या है पॉइंट XY, ठीक है। तो मैंने मान लो ये कर्व मान लिया सिंपल सा, इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y। इसके ऊपर जो टेंजेंट बनेगी, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, ये डॉटेड लाइन आपकी टेंजेंट है, तो इसका स्लोप किसके इक्वल होगा, टेंजेंट का स्लोप। इस फंक्शन देखो टेंजेंट का निकालते हैं स्लोप, लेकिन वो डेरिवेटिव किसका होता है, जो कर्व है उसकी इक्वेशन से निकलता है, dy by dx। किसकी इक्वेशन से निकलता है dy by dx, कर्व की इक्वेशन से। कर्व की इक्वेशन में y और x होते हैं, जो वहां से dy by dx निकलता है, कहां से निकलता है, कर्व की इक्वेशन से। स्लोप किसका होता है, वो टेंजेंट का, ठीक है ना। ये बेसिक डिफरेंस है, समझ के चलना। अब कह रहा है ये टेंजेंट है, इसका स्लोप कर्व की इक्वेशन का dy by dx होगा। जहां पे कर्व और टेंजेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, अब एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है, देखो किससे ज्वाइन कर रही है, -4, -3। कहीं भी, मुझे नहीं पता कहां, कहीं भी ले लो एक पॉइंट, मान लो ये ले लिया तुमने एक पॉइंट, कहीं भी ले लो जहां तुम्हारा मन करे, क्योंकि हम बस अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा चीजों को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, -4, -3, ठीक है। और ये कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ये हमारा कर्व के ऊपर पॉइंट है, और इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है। तो ये पॉइंट जो है, ये कर्व और टेंजेंट का क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कंफ्यूज तो नहीं कर रहा मैं, कंफ्यूज कर दिया मैंने, सुनो। ये कर्व है, ये टेंजेंट है, जहां ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका स्पेशल नेम होता है, क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को -4, -3, कोऑर्डिनेट्स इसके भी होंगे, हमें नहीं पता, कोऑर्डिनेट्स इसके भी हैं x, y पता नहीं है, लेकिन एक फिक्स्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन है -4, -3। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब इससे ज्वाइन होगा, क्या मिलेगी, एक पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करने पे क्या मिलती है, एक लाइन सेगमेंट। लाइन का स्लोप बताया मैंने, हर लाइन का स्लोप होता है। अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि ये लाइन है, इसका स्लोप एग्जाम्पल के लिए 4 आ रहा है, तो अगर मैं इसमें से ना कुछ पार्ट भी ले लूं, उस लाइन में से कुछ पार्ट भी ले लूं, एक लाइन सेगमेंट, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, 4, ठीक है। इसका मतलब जैसे लाइन का स्लोप होता है, उस लाइन के कितने पार्ट्स हो सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी। लाइन सेगमेंट बहुत सारी निकाल सकते हो, सभी का स्लोप सेम आएगा लाइन वाला। अब स्लोप निकलता कैसे है, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो होता है देखो dy by dx, लेकिन यहां स्लोप की, इस लाइन सेगमेंट के स्लोप की बात हो रही है। मान लो मैंने कहा ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ के स्लोप की बात हो रही है। PQ का एक लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का या लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, टेंजेंट का स्लोप नहीं, टेंजेंट का स्लोप dy by dx है, इसका स्लोप बिल्कुल ठीक है, क्लास 11th में हमने पढ़ा है। इन केस यू आर गिवन 2 पॉइंट्स ऑन एनी लाइन हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1, y1 एंड x2, y2। ये पता है, अगर आपको कोई भी लाइन है जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स पता है, कोऑर्डिनेट्स पता है इनके, तो आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहां पे ना
ये ऑर्डर मैटर नहीं करता कि इसमें से इसको माइनस करे इसमें से इसको, उसकी रेलेवेंस नहीं है, बस इतना ध्यान रखो। अगर इसके y कोऑर्डिनेट्स में से, y कोऑर्डिनेट में से इसको माइनस करोगे तो x भी इसमें से इसका माइनस होगा, अगर y इसमें से इसका माइनस करोगे तो x भी इसमें से इसी का माइनस होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? dy बाय dx। और स्लोप ऑफ दिस लाइन सेगमेंट कैसे निकलेगा? इस फॉर्मूले से। किसी भी लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब तुम कहोगे लाइन, बताया अभी, लाइन का लाइन सेगमेंट का स्लोप एक ही बात होती है। तो इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कौन से दो पॉइंट्स है? P और Q। स्लोप क्या होगा? y माइनस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस। आ गया लाइन सेगमेंट का स्लोप। और स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx। स्टेटमेंट दोबारा पढ़ो। तो यहां पे गिवन है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट PQ। स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? dy बाय dx। 2 इंटू स्लोप ऑफ PQ y प्लस डिवाइडेड बाय, वेरिएबल सेपरेट कर दो, सॉल्व कर दो, निकाल लो यहां से। फिर जो लास्ट में पॉइंट दे रखा है किसके ऊपर है वो पॉइंट? -2,1 कर्व के ऊपर। तो अगेन वो किसके लिए दे रखा है? क्या निकालने के लिए? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए दे रखा है, सी आएगा वहां से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 19, वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। वॉल्यूम चेंज हो रही है, रेट कांस्टेंट है। अब एओडी को याद करके बताओ, रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल होता है? dy बाय dx। y क्या होता है? जो चेंज हो रहा है। x क्या होता है? जिसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। रेट ऑफ चेंज जब नहीं बता रखा होता किसके रिस्पेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, क्योंकि समय हर चीज को बदलता है। समझ गए? तो इसका मतलब वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि dv बाय dt कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो हम क्या लेके चलेंगे? उसको कोई कांस्टेंट मान के चलेंगे। तो क्वेश्चन में इसका मतलब ये गिवन है कि v अगर मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कंसीडर करके चलूं तो v का फॉर्मूला क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो मैंने वो k मान लिया। dv बाय dt क्या हो गया? k हो गया। ठीक है। इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, जब हमने कैलकुलेशंस या ऑब्जर्वेशन अपनी स्टार्ट की थी, इनिशियली रेडियस कितना था? 3 यूनिट्स। अब क्योंकि हम उसको इन्फ्लेट कर रहे हैं, फुला रहे हैं बलून को, तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा। 3 सेकंड के अंदर अंदर रेडियस 3 का 6 हो गया। फाइंड द रेडियस ऑफ द बलून आफ्टर t सेकंड्स। ये कह रहा है एक ऐसा फॉर्मूला बना के दो जिससे तुम रेडियस डायरेक्टली निकाल सको, और रेडियस t का फंक्शन होना चाहिए। मतलब तुम्हें पता लगाना है कि फुलाते फुलाते 10 सेकंड के बाद कितना रेडियस होगा, तो तुम्हारे पास r की वैल्यू हो डायरेक्ट एक, उसमें t डाला 10, काम हो गया। ऐसा कुछ, मतलब r निकालना है। dv बाय dt का मतलब है d बाय dt ऑफ वॉल्यूम, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू k। बताना जल्दी से यहां पे कौन कौन कॉन्स्टेंट्स हैं? 4/3 पाई। रेडियस कांस्टेंट है क्या? कौन चेंज हो रहा था वॉल्यूम के, उसके टाइम के साथ? वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑब्वियसली तभी चेंज हो सकती है जब रेडियस चेंज हो रहा हो। इसका मतलब रेडियस भी डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। तो रेडियस टाइम का उठ जा वंशिका, रेडियस टाइम का फंक्शन दिख नहीं रहा तुम्हें? रेडियस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो रेडियस टाइम का फंक्शन है, इसलिए वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइम के साथ रेडियस चेंज हो रहा है। 4/3 पाई, इसका डेरिवेटिव 3r² dr बाय dt इक्वल्स टू k। 3 से ये 3, तो ये आ गया 4πr² dr बाय dt इक्वल्स टू, क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम्हें क्या सॉल्व करना है? क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड रेडियस निकालना है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब उस फंक्शन की वैल्यू जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है। किसका डेरिवेटिव दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? r का। उसकी वैल्यू निकालने का मतलब क्या? ऑब्वियसली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है? सॉल्यूशन। तो क्या करने की अब कोशिश करेंगे? वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे सेपरेट होंगे? 4πr² dr इक्वल्स टू
के डी टी, याद रखेंगे इतने पोर्शन में 4 पाई और इस पोर्शन में के कांस्टेंट है। तो जैसे ही मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, सिर्फ इतने का इंटीग्रल होगा, आर स्क्वायर का इंटीग्रल आर के रिस्पेक्ट में 4/3 पाई आर, बेटे आर क्यूब बाय 3 मैंने उसको यहां लिख दिया, ठीक है, ये अब कंफ्यूज ना हो जाना भाई, और इज इक्वल टू के टी प्लस सी, 4 पाई आर क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू के टी प्लस सी। अब आ जाओ जो कंडीशंस इनिशियल गिवन है, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, के और सी, दो, तो दो ही आपको कंडीशन गिवन होगी। क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है, इनिशियली रेडियस कितना था 3, इनिशियल वर्ड जब भी यूज हो रहा हो ना समझ जाना टाइम 0 है, टाइम कभी 0 होता है, टाइम कभी 0 नहीं होता। अगर मैंने पढ़ाना तुम्हें 4 बजे स्टार्ट किया तो हमारी क्लास के लिए वो इनिशियल फेज t इक्वल्स टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इनिशियली मतलब एट t इक्वल्स टू 0 r वाज 3, डालो इसमें वैल्यू, ये क्या आ गया, सॉल्यूशन आ नहीं गया, अरे ये क्या है, सॉल्यूशन ही तो है, जनरल सॉल्यूशन है ये, निकालना कौन सा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें जो वैल्यूज गिवन है वो पुट करेंगे, चलो डालो यहां पे वैल्यू। सबसे पहले देखो 4 पाई 3 क्यूब बाय 3 इज इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो सीधी साफ बात है, यहां से सी निकलेगा, कितना निकलेगा, 3 से 3 कैंसल, 3 का स्क्वायर 9 4 जार 36 पाई, किसकी वैल्यू आ गई है। अब क्या निकालना है, क्या निकालेंगे अब, अरे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए अभी क्या रहता है बाकी, के निकालना है, के कैसे निकलेगा, और देखो ना, देखो मैंने क्या कहा, दो कंडीशन की मैंने, एक से एक कांस्टेंट आएगा, दूसरी दूसरा कांस्टेंट आएगा, दूसरा कांस्टेंट क्या, एट t इक्वल्स टू 3 r इज 6, यहां पे वैल्यूज डालो दोबारा से इसमें, ठीक है, तो 4 पाई 6 क्यूब बाय 3 इक्वल्स टू के इंटू 3 प्लस, यहां पे ना c की वैल्यू हमने निकाली ही इसीलिए है ताकि हम उसको यूज कर पाए। अब इसमें कौन सा कांस्टेंट नहीं पता, बात है नहीं, कौन सा कांस्टेंट नहीं पता, इसमें से k निकाल लो, बताओ k कितना आ रहा है, तो k की वैल्यू आ गई 84 पाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, अभी तक तो जनरल सॉल्यूशन था ना ये वाला जो था, दिस वाज जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू के टी। एक बात बताओ, इसमें आर और टी की वैल्यूज रखेंगे, आर और टी रहेंगे, यहां पे आर और टी रहेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू के क्या है 84 पाई टी प्लस 36 पाई, क्योंकि उसने कहा है आर बताओ आफ्टर टाइम टी, तो आर और टी रहेंगे। अगर dy बाई डी एक्स होता, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता, x इंडिपेंडेंट होता, हम सॉल्यूशन में दोनों को रखते हैं, यहां पे dr बाय dt था, तो r और t सॉल्यूशन में दोनों रहेंगे, k और c इसीलिए निकाले, यहां से r की वैल्यू निकालनी है, चलो 4 पाई कॉमन लो, 4 पाई आर क्यूब बाय 3, इधर से 4 पाई कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा बताओ, 21t प्लस 9 हो गया, 4 पाई से 4 पाई, आर क्यूब, आर ही तो निकालना है, आर क्यूब क्या आएगा, 3 को उधर मल्टीप्लाई करो, 63t प्लस 27, आर क्या आएगा 63t प्लस 27, इसकी पावर, अगर क्यूब इधर लेके जाएंगे तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेडियस आ गया आफ्टर टाइम t। मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है, तुम इसके अंदर जब भी चाहते हो चेक करना कि हाँ फुलाते फुलाते इतने टाइम के बाद रेडियस कितना होगा, इसमें t डाल दो बस। क्या ये फॉर्मूला सही काम कर रहा है, ये पता लगाने के लिए हमें क्या दिया हुआ था, जब टाइम 0 होगा, जब टाइम, रेडियस कितना होगा डालना इसमें, टाइम 0, 63 इंटू 0 प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब, उसकी पावर 1/3, 3 और 3 कैंसिल, 3 आ गया। एक बार इसमें r की वैल्यू, सॉरी t की वैल्यू 3 डालो, 63 इंटू 3 189 प्लस 27 216,
2166 का क्यूब होता है, उसकी पावर 1/3, 6 बच गया। इसका मतलब ये ऐसा फॉर्मूला है, कोई भी टाइम डालोगे रेडियस निकाल के दे देगा तुम्हें। ये सॉल्यूशन था। एग्जाम्पल नंबर न्यू बुक का 8, ओल्ड बुक का 13 होमवर्क है, क्योंकि इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट आ रही है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर न्यू बुक का 9, ओल्ड बुक का 14। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कॉन्टिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। एक बैंक में जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमने अमाउंट डिपॉजिट की, हर साल 5% की दर से वो बढ़ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। 1000 रुपीज अपने आप को कितने टाइम में डबल कर पाएंगे? वो टाइम निकालना। 1000 रुपए 2000 कब होंगे? कितने टाइम बाद होंगे? 50 साल। एक बार में 50 बढ़ रहे हैं, अगली बार फिर 50 नहीं बढ़ेंगे। बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, ठीक है ना? तो 1050 के 5% बढ़ेंगे। समझ गए? चलिए सुनिए अब ध्यान से। तो इसको फ्रेम कैसे करेंगे? बातें नहीं। लेट, भाई प्रिंसिपल की स्पेलिंग बताना, PLE होगा। प्रिंसिपल भी रुपीस P। प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं? रुपीस P। प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज, प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज, समझना बात को। जो आपके पैसे बढ़ते हैं वो समय के अनुसार बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम। 1 साल हो गया, चलो भाई इसके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट करो, बैंक वाले ये सोचते हैं। 2 साल हो गए, चलो 1 साल का और इंटरेस्ट डाल दो। तो पैसे जो चेंज होते हैं ना, आपका प्रिंसिपल जो इंक्रीज होता है, उसका रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट ऑफ चेंज प्रिंसिपल का टाइम के रिस्पेक्ट में। अच्छा, किसके इक्वल है? 5% हर साल बढ़ रहा है। अच्छा, 5% किसका? मान लो मैंने 200 रुपए रखे, तो ऐसा तो है नहीं वो मेरे को किसी और के अकाउंट में जितने पैसे उसका 5% इंटरेस्ट देगा। अगर मैंने बैंक में 200 रुपीज अपने रखे हुए हैं प्रिंसिपल, तो 200 का तो 5% मिलेगा मुझे। मतलब रेट ऑफ चेंज किसके इक्वल है? 5%। किसका 5%? ऑफ प्रिंसिपल इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पे dp/dt इक्वल्स टू 5%, मतलब 5/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन p, बेसिक मैथ्स। dp/p इक्वल्स टू t/20। लो, मैंने वेरिएबल भी सेपरेट करके दे दिया तुम्हें, समझ गए? इंटीग्रेट कर लो। अच्छा, dt/20 आएगा। कह रहा है कितने टाइम बाद 1000 के 2000 हो जाएंगे। इसका मतलब है t इक्वल्स टू 0। व्हाट इज p? t इक्वल्स टू 0 मतलब जैसे तुम पैसे बैंक में डिपॉजिट कराने गए, उस टाइम पे कितने पैसे थे? 1000। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। वेरिएबल सेपरेट कर लिया। तुम्हें क्या निकालना है? t निकालना है। क्या निकालना है? t कब? जब p क्या हो? 2000 डबल हो जाए। 1000 तो तुमने जमा कराए, डबल होंगे तो पैसे कितने हो जाएंगे? 2000 हो जाएंगे। उस टाइम के लिए टाइम बताना है। क्या टाइम होगा? t बताओ जब p 2000 है। तो उसके लिए पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से p में एक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, p और t में। तो उसके लिए मैंने क्या किया? वेरिएबल सेपरेट कर दिया, साथ साथ dt इधर, p इधर। 5/100 को कैंसिल करके dt/20 आ गया। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करके क्या आएगा? log p इक्वल्स टू t/20 प्लस c। अब जो करने जा रहा हूं उस बात पे ध्यान देना। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। एंटी लॉग का मतलब होता है इन सभी को, लेफ्ट साइड भी राइट साइड को, e की पावर में रख दो। तो यहां पे हो जाएगा e टू दी पावर log p इज इक्वल टू e टू दी पावर t/20 प्लस c। e की पावर log, जब भी e की पावर में log होता है, e और log कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ log का आर्ग्यूमेंट बाकी रह जाता है। तो क्या बच जाएगा? p इक्वल्स टू, अच्छा एक और बात, p इक्वल्स टू e की पावर t/20। बेटे पावर क्या हो रही है? ऐड। पावर क्या हो रही है? a टू दी पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू दी पावर n किसके इक्वल होता है m प्लस n। अगर पावर ऐड हो रही हो, बेस a को पावर ऐड हो रही हो, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं? पावर को बेस अलग अलग करके मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पे ये दोनों ऐड हो रहे हैं, मैं इसको लिख सकता हूं मल्टीप्लाइड बाय e टू दी पावर c। और e टू दी पावर c को मैं एक नया कांस्टेंट मान लेता हूं, c1, वेयर c1 इक्वल्स टू e टू दी पावर, अरे e कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, e की पावर c क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये हमारी ये आ गया हमारा कौन सा सॉल्यूशन? जनरल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन आ गया? जनरल सॉल्यूशन। इसमें कितने कांस्टेंट्स हैं? तो कंडीशन भी है, एक कांस्टेंट है, तो कंडीशन भी कितनी दे रखी होगी? एक। वो दे रखी है, क्या दे रखी है? 1000 रुपए अपने आप को डबल कर रहे हैं, अंडरस्टूड है। इनिशियली टी क्या है?
और p क्या है? एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे p क्या है? 1000। इसके अंदर वैल्यूज डालो। p की जगह पे 1000 इक्वल्स टू e टू दी पावर 0/20 इंटू c1, e की पावर 0/20, 0 e की पावर 0, 1 इंटू c1 क्या आ गया? 1000 आ गया। पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे आ जाओ। जितने देखने में इजी लग रहे हैं उतने सिंपल खुद से करोगे तो नहीं समझ में नहीं आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी क्या है। ये तो मैं करा रहा हूं, घर जाके पढ़ लेना आज। पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज p इक्वल्स टू e टू दी पावर t/20 इंटू 1000। अब कह रहा है ये बताओ 2000 के 1000 के 2000 कितने टाइम में हो जाएंगे? इसका मतलब t निकालना है। अब इसमें क्या क्या बचा हुआ है? p और t निकालना है फाइनली। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? p। ऑब्वियसली ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल 2000 होना चाहिए, ठीक है ना? तो पुट प्रिंसिपल इक्वल्स टू 2000 इक्वल्स टू e की पावर t/20 इंटू, इसको डिवाइड करो, 2 इक्वल्स टू e टू दी पावर t बाय, अरे भाई क्या निकालना था? t कहां आ गया? e की पावर में हटाना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट में हो जाएगा log 2, राइट में हो जाएगा log ऑफ e टू दी पावर t/20। जैसे log का आर्ग्यूमेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, log और e कैंसिल हो जाते हैं, क्या बच जाएगा सिर्फ t/20। t क्या आ जाएगा? 20 log 2। इसका मतलब इतने टाइम, इतने सालों के बाद आपके जो पैसे होंगे वो डबल हो जाएंगे, 1000 के 2000 हो जाएंगे। ये आंसर है।